2024 के लोकसभा चुनाव में देश का सबसे कम उम्र का सांसद यूपी के कौशाम्बी लोकसभा से सपा के टिकट पर जनता ने चुनकर संसद भवन पहुंचाया। बता दें आपको कि लंदन में चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर सपा के टिकट पर यूपी के कौशाम्बी जिले से मैदान में उतरे पुष्पेंद्र सरोज ने अपने प्रतिद्वंदी भाजपा के 3 बार के सांसद विनोद सोनकर को 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हराकर 25 साल के ही उम्र में संसद भवन पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त किया। पढ़ने और खेलने की उम्र में पुष्पेंद्र सरोज अब जनता के दुखों को देश के संसद भवन में जोर शोर से उठाने की जिम्मेदारी मिल गई है। शिखर तक न्यूज ने प्रयागराज के धूमनगंज में नवनिर्वाचित सांसद पुष्पेंद्र सरोज से मिलकर एक छोटी सी इंटरव्यू की। आप भी सुने। आपके चुनाव जीतने में राजा भैया का कितना, क्या आपको कभी पता था कि आप इतनी कम उम्र में सांसद में आपने पढ़ाई की है और लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं अभी? किस चीज़ की पहले आपने कभी संसद भवन का दौरा किया, संसद भवन देखे? संसद भवन में जब आपका सत्र चालू होगा तो अपनी लोकसभा की कौन सी समस्या वहाँ पे आप कैंपेनिंग के दौरान कौन सा मुद्दा जो आपके काम आ गया, कौन से मुद्दे की ज़्यादा आप लोगों ने वहाँ पे कहते हैं कि संविधान को बदलने की बात करके आप SC ST के वर्गों को आप लोगों ने भ्रमित करके उनको वोट दिया। उन्होंने कहा है कि राजा भैया का कोई श्रेय नहीं, बल्कि राजा भैया की वजह से हम कम मार्जिन पाए, नहीं तो और ज़्यादा वोटों से हम जीतते। अच्छा, राजा भैया साथ नहीं आते तब भी आप चुनाव जीतते। EVM पे जो सवाल उठता था कि मतलब भाजपा वाले ने हैक कर लेते थे इसको, क्या आपको भी यकीन होता? अच्छी खासी सीटें जीत के आई हुई है आपकी गठबंधन पूरे देश भर में। आप कुछ विश्वास हुआ? आप कोई लोग कह रहे हो कि खटाखट वाला पैसा कब से दे रहे हो आप लोग? देखिए, मेरे साथ हैं कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी लोकसभा से पुष्पेंद्र सरोज जी, जिन्होंने भाजपा प्रत्याशी 3 बार के सांसद रहे विनोद सोनकर को हराकर 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हराकर इस संसद भवन पहुँचे हैं। 25 साल की उम्र में ये सांसद भवन पहुंचे हैं। पुष्पेंद्र सरोज जी मेरे साथ हैं। सबसे पहले आपको बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। ये मेरे सामने जो खड़े हुए हैं पुष्पेंद्र सरोज जी हैं, जिनकी उम्र 25 साल है। इन्होंने सांसद का पद पा लिया है। सांसद जी, क्या आपको कभी पता था कि आप इतनी कम उम्र में सांसद भवन पहुँचेंगे? नहीं, कभी किसी ने भविष्य नहीं देखा होता है कि कहाँ किसका क्या भाग्य लिखा है। जनता का आशीर्वाद मिला मेरे को, संयोग बनते चला गया और हम जनता के आशीर्वाद से, जनता के वोटों से जीत करके सांसद के रूप में जनता ने भेजने का काम किया। अच्छा, लंदन में आपने पढ़ाई की है और लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं अभी। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे दर्शक भी जान लें। देखिए, लंदन में मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर ली है जी। अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी मैंने, अंडर ग्रेजुएट डिग्री। तो ये भारत की पढ़ाई में और विदेश की पढ़ाई में क्या अंतर है? देखिए, पढ़ाई लगभग सेम होती है, कोर्स सेम होता है, फार्मूलाज और तौर तरीके सेम होते हैं। वहाँ पे थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट ज़्यादा रहना पड़ता है, अपने आप रिसर्च करना, अपने आप असाइनमेंट करना, अपने आप चीज़ें को अपने तरीके से समझ करके पेश करना। यहाँ पे थोड़ा थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो थ्योरी, इंडिया में थ्योरी ज़्यादा फोकस होती है, वहाँ पे प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा देखी जाती है। अच्छा, इसके पहले आपने कभी संसद भवन का दौरा किया, संसद भवन देखे, अंदर गए थे कभी? नहीं, ऐसा कभी मौका नहीं मिला मेरे को। और अच्छी बात यह है कि पहली बार संसद बनकर ही संसद भवन का दौरा करेंगे। अच्छा, तो ये संसद भवन में जब आपका सत्र चालू होगा तो अपनी लोकसभा की कौन सी समस्या वहाँ पे आप उठाएंगे? देखिए, सबसे पहली समस्या कौन सी रहेगी? सत्र चालू होने वाला है और संसद भवन में जब भी कोई राजनेता बोलता है, जनप्रतिनिधि बोलता है, तो पूरा देश सुनता है। तो हमको देश के जो सबसे बड़े मुद्दे हैं अभी भी, सरकार क्योंकि वही है, तो बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा अभी भी मुद्दा है। हम यूथ से, नौजवानों से बहुत कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि वो हमें एक किरण देखते हैं कि उनकी बात कोई रख सकेगा। तो स्वाभाविक है कि सबसे पहले नौजवानों का मुद्दा हमको रखना बहुत ज़रूरी है। 2 मुद्दे नौजवानों के हैं, एक है पेपर लीक का मुद्दा और दूसरा है बेरोज़गारी का मुद्दा। इन दोनों चीज़ों को हम बहुत मजबूती से रख रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, ये पेपर लीक वाला, हालांकि आप युवा हो तो ये मुद्दे तो आपको ज़्यादा है। हाँ? ये युवाओं को ज़्यादा कनेक्ट करते हैं क्योंकि युवाओं को प्रभावित भी करते हैं पेपर लीक से। फिर अगर बात करें तो बेरोज़गारी जो पैदा हो रही है, क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं और पेपर लीक हो रहे हैं तो कोई
पास नहीं हो पा रहा है, कोई भर्ती नहीं हो पा रही है, उससे बेरोज़गारी भी है। अच्छा, चुनाव कैंपेनिंग के दौरान कौन सा मुद्दा जो आपके काम आ गया, कौन से मुद्दे को ज़्यादा आप लोगों ने वहाँ पे भुनाया? देखिए, बेरोज़गारी, महंगाई राष्ट्रीय मुद्दा थे और वो ही मुद्दे हमने यहाँ पे कौशाम्बी में भी हम सबके बीच में लेकर गए। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो निजी मुद्दे हैं, पेपर लीक मुद्दा है और हमारे किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आवारा पशु जो उनके खेत के अनाज को चर जाते हैं, तो किसानों की भी बहुत समस्या है, नौजवानों की भी बहुत समस्या है। और हमारे लोगों की, खास करके कौशाम्बी की मैं बात करूं तो 10 साल तक कोई सुनवाई नहीं हुई, उल्टा गाली पड़ी लोगों को। तो मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी यहाँ कौशाम्बी में, वो हम चुनाव में लेकर गए, मुद्दे लेकर गए और जनता ने मुद्दों पे जिताने का काम किया। भाजपा वाले कहते हैं कि संविधान को बदलने की बात करके आप एससी एसटी के वर्गों को आप लोगों ने भ्रमित करके उनको वोट लिया, ऐसे भाजपा वाले कहते हैं। देखिए, भाजपा वाले क्या कहें क्या नहीं कहें, भाजपा वाले चुनाव हार चुके हैं। कौशाम्बी में बहुत भारी मार्जिन से चुनाव हार चुके हैं और मैं बोल सकता हूँ ये बात कि हमने संविधान बदलने के डराने की बात नहीं की। ये संविधान बदलने का टॉपिक ही भाजपा वालों के मुंह से आया, उनके भाषणों से आया। उन जब वो रैली कर रहे थे, भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी संविधान को संशोधन करने का या फिर संविधान को बदलने की बात की, जब वो 400 पार का नारा लगा रहे थे। तो उस चीज़ को देखते हुए हमारा ये दायित्व था कि बाबा साहब के संविधान को बचाएं और लोगों तक वो बात पहुंचाएं कि भाई, बाबा साहब ने जो हक हमको दिया है वो हमसे छिन ना जाए, जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं। क्या वाकई में भाजपा फिर से मतलब इस तरह से 400 के पार आती जैसे उनका नारा था, तो क्या संविधान के साथ छेड़छाड़ होने का डर था? देखिए, उनके भाषणों से बहुत साफ था कि संविधान में हम छेड़छाड़ करेंगे। जब इस चीज़ का उनको दिखने लगा कि लोगों में बहुत क्रोध हो गया और एकदम लोग उनके एंटी हो गए, तो उन्होंने वो चीज़ को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। तो वो हो सकता था, नहीं हो सकता था। हालांकि भाजपा अब बहुत, खुद भारतीय जनता पार्टी अपना मजबूत नहीं है, बहुत कम उनके सांसद जीत कर आए हैं। वो एनडीए की सरकार अब की बार बनी है और उनके भाषण भी बदल गए हैं। अब की बार वो एनडीए एनडीए करने लग गए हैं। पहले भाजपा भाजपा करते थे कि भाजपा की सरकार, भाजपा की सरकार, अब एनडीए की सरकार हो गई है। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, जो उनके साथ एनडीए में भी दल हैं, वो भी नहीं चाहते कि संविधान में बदलाव हो। पुष्पेंद्र जी, राजा भैया, आपके चुनाव जीतने में राजा भैया का कितना हाथ है? देखिए, जनसत्ता दल ने अपना कोई भी कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था, तो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में सीधी थी। हम जनसत्ता दल के जो कट्टर समर्थक हैं, उनके पास भी वोट मांगने गए थे और उन्होंने हमारा विज़न देख करके, हम जो मुद्दे की बात कर रहे थे उसको देख करके और एक नए चेहरे को वोट देने का काम किया, समर्थन देने का काम किया बहुत भारी संख्या में। और पांचों विधानसभा में इतिहास में जीत कर आए हैं। तो स्वाभाविक है कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, जन अधिकार पार्टी समेत जितने भी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं, और साथ ही साथ जो हमको बाहरी से सपोर्ट जनसत्ता दल के लोगों का आशीर्वाद मिला, हम ये पूरा एक मिश्रण है जिसकी वजह से हम चुनाव जीते। छविनाथ यादव जो प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि राजा भैया का कोई श्रेय नहीं, बल्कि राजा भैया की वजह से हम कम मार्जिन पाए, नहीं तो और ज़्यादा वोटों से हम जीतते, और वो जीत का श्रेय राजा भैया न ले, ऐसे उन्होंने कहा था, अपने फेसबुक पेज पे लिखा था। देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये श्रेय सिर्फ जनता का है। जनता ने वोट दिया आपकी बार, जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया। अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश में भी देखें तो किसी ने, शायद बहुत बड़े राजनीतिक सैफोलॉजिस्ट थे, बहुत राजनीतिक विश्लेषक थे, बहुत बड़े बड़े न्यूज़ एंकर थे, वो ये दिखा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार उत्तर प्रदेश में बहुत भारी बहुमत से जीतने वाली है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, पूरे इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा, और उत्तर प्रदेश में खास करके समाजवादी पार्टी आज तीसरे नंबर की पार्टी पूरे देश में बन गई, सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बन गई। तो अब की बार जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया और ये श्रेय पूरा जनता को जाता है। अच्छा, राजा भैया साथ नहीं आते तब भी आप चुनाव जीतते? देखिए, हम पहले भी चुनाव जीत रहे थे और उनके समर्थकों का जो आशीर्वाद हमको मिला, उससे हमारा मार्जिन बढ़ गया। तो अब की बार कौशाम्बी की भी जनता, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, आपने आसपास की भी सारी सीटें देखी होंगी, शहरी सीटें भी देखी होंगी, इलाहाबाद जैसे,
जहाँ पे लोगों ने अब की बार मुद्दों पे वोट डाला है, बेरोजगारी पे वोट डाला, महंगाई पे वोट डाला, किसानों ने अपने खेत बचाने के लिए वोट डाला। तो अब की बार जब मुद्दों पे वोट डलता है तब भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं दिखाई देती है, ये देश ने देख लिया। अच्छा, सांसद तो आज आप बने, राजनीति में आज आप आए, ईवीएम पे जो सवाल उठता था कि मतलब भाजपा वालों ने हैक कर लेते थे इसको, क्या आपको भी यकीन होता था कि ऐसा होता था? देखिए, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि ईवीएम को लेकर के इतना बड़ा अगर संदेह है तो कुछ ना कुछ है ऐसा मुद्दा, वरना अगर इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता तो संदेह नहीं होता। हमने देखा जौनपुर में जिस तरीके से ट्रक भर करके ईवीएम पकड़ी गई और ड्राइवर वहाँ से लापता हो गए, और आसपास में आज इस चुनाव में कम, लेकिन 2022 के चुनाव में हमने ज़्यादा देखा। और हमने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीखा भी कि अपने वोट की तकवारी कर करके अपने वोट को कैसे बचाया जाए, उसकी जिम्मेदारी अंत तक, जब तक आखिरी वोट गिन ना जाए तब तक हमारी जिम्मेदारी है। तो अब की बार वो चीज़ कम देखने को मिली, हालांकि बहुत सी ऐसी जगह देखने को मिली। काउंटिंग के दिन बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे ये देखने को मिला, फरुखाबाद जैसे, जहाँ लाइट चली गई और फिर रिज़ल्ट बिल्कुल 360 डिग्री टर्न होकर के दूसरे के पक्ष में आ गया। फूलपुर में देखा गया, ऐसे कई सीट थी, 3-4 सीट जो हम और जीत सकते थे, लेकिन कुछ वजह से, कुछ कारणों की वजह से या तो हमारे हाथ से ले ली गई या फिर कोई दबाव था, जिसके बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बोलते हैं। अच्छा, इस बार आपकी पार्टी क्या अच्छी खासी सीटें जीत के आई हुई है, आपकी गठबंधन पूरे देश भर में, आपको कुछ विश्वास हुआ आपको ईवीएम पे? देखिए, मुझे लगता है कि जब भारी संख्या से वोट मार्जिन जब होता है, भारी संख्या जीत रहा होता है कोई, तब कोई गड़बड़ी करना बहुत बड़ी भूल हो जाती है प्रशासन के तौर से। जहाँ बहुत क्लोज मार्जिन होता है, चाहे वो बांसगांव हो, हमीरपुर हो, फरुखाबाद हो, मेरठ हो, अलीगढ़ हो, यहाँ पे आपने देखा कि बहुत सी शिकायतें मिली हमको। कौशाम्बी की मैं बात करूँ तो हम 1 लाख के वोट से ऊपर से जीत रहे थे, तो यहाँ पे कोई ऐसी शिकायत हो भी नहीं सकती थी। तो यहाँ पे बहुत स्मूथ से गया, अच्छे से गया अब की बार चुनाव। लेकिन 2022 में भी हमने देखा था किस तरीके से यहाँ पे संतुलन बिगड़ सकता था। तो हम नहीं चाहते थे कि अब की बार वो हो, जनता नहीं चाहती थी, तो जनता ने भरपूर साइकिल पे बटन दबा करके बहुत भारी मार्जिन से जिताया। पुष्पेंद्र जी, एक आखिरी सवाल, ये लोग कह रहे हो कि खटाखट वाला पैसा कब से दे रहे हो आप लोग? देखिए, खटाखट वाला पैसा, बात यह है कि सरकार हमारी अगर बनती तो हम माताओं को पेंशन देते, नौजवानों को पैसा देते ताकि वो अपना घर चला सकते। जब सरकार हमारे पक्ष में नहीं होती है तो हम उस तेज़ी से, उस रफ्तार से तो छोड़िए, हम नॉर्मल तरीके से भी काम नहीं कर सकते। हमको सरकार से लड़ना पड़ेगा, अपने नौजवानों को रोज़गार दिलाना पड़ेगा और अपने लोगों को कि वो मुफ्त के अनाज पे ना निर्भर रहें, वो खुद के मान सम्मान की रोटी खाएं, ऐसा हमको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, वैसा हमको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो अब हमको सरकार के साथ काम करके हो या फिर उनके नाक में दम करके हो, ताकि हमारे लोगों का उत्थान हो। ऐसे हमको, और एक मजबूत विपक्ष है अब की बार संसद भवन में, जी। तो बात रखनी है, मुद्दे रखने हैं ताकि सरकार उनको संज्ञान में लेकर के लोगों के लिए काम करे। आप युवा हो और जिस तरह से आपकी जो उम्र है 25 साल की, इसमें युवा जो है वो नौकरी की तलाश में भटकते हैं। ये अग्निवीर जिसको लेकर काफ़ी मतलब गलतियां हैं, इसमें काफ़ी चर्चाएं हो चुकी है, तो इसके बारे में क्या आप लोग क्या करोगे संसद में? देखिए, अग्निवीर की जो मांग है बहुत सीधी है कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उस पर संशोधन करके, उसको कुछ और टर्म बढ़ा करके, कुछ इधर उधर से। कमियां क्या है, कमियां गिनाइए उस देखिए देखिए कमियां ये बहुत सिंपल सी बात है कि लोगों को पक्की नौकरी चाहिए। अग्निवीर में पक्की नौकरी नहीं। आज जब बेरोजगार घूम रहा है, सिर्फ अग्निवीर के लिए नहीं, ऐसी कई पक्की नौकरियां, सरकारी नौकरियां, उनके लिए घूम रहा है। पेपर लीक हो जा रहे हैं, पेपर्स की वजह से भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। आपने बिहार में भी देखा है, इंडिया गठबंधन की जब वहाँ पे सरकार बनी थी तेजस्वी यादव जी की, तो उन्होंने नौकरी देने का काम किया था। तो वो एक हमारे लिए प्रतीक था कि हाँ, नौकरी के पद खाली हैं, बस उनको भरने की देरी है। तो अग्निवीर जैसी व्यवस्था की अगर आप बात करें तो लोगों की यही मांग है कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। एक कच्ची नौकरी नहीं, एक पक्की नौकरी होनी चाहिए। एक सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए। आज हम देख रहे हैं कि आउटसोर्सिंग में जॉब हो जा रही है और आउटसोर्सिंग में पैसा मिलता है रद्दी भर का।
तो वो हमारे नौजवानों को नहीं चाहिए। हमारे नौजवान, इंडिया के नौजवान, उत्तर प्रदेश के नौजवान बहुत परिश्रमी हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत कमिटेड हैं और बहुत उनके अंदर डिसिप्लिन है और बहुत दिमाग से तेज़ है। उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, उनको सिक्योरिटी देना, ये सरकार का काम है। तो उसी मुद्दों को लेकर के हम संसद भवन में जाएंगे और अपने नौजवानों के लिए हम काम करने का काम करेंगे। ये थे नवनिर्वाचित पुष्पेंद्र सरोज जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी लोकसभा सीट से इन्होंने सांसद का पद जीत के हासिल किया समाजवादी पार्टी के टिकट पर। हम उनसे बातचीत किए, इन्होंने अपना विजन रखा। हालांकि युवा हैं, इनसे जो युवा जो हैं वो काफ़ी मतलब प्रभावित हैं और उनको बड़ी आशा है कि पुष्पेंद्र सरोज जी 25 साल की उम्र, युवाओं की उम्र के हैं। ये जो है हमारे नौकरी के लिए संसद भवन में वहाँ पे अपनी बात को उठाएंगे और हमें नौकरी दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इसकी वजह से ये चुनाव जीत के आए हुए हैं। मैं सुरेश शुक्ला के साथ कैमरा पर्सन गुड्डू कश्यप, इलाहाबाद, शिखर तक न्यूज़।